Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the urea cycle. These days I am enthusiastic about the improvement of my topic title. So that is why I have wrote the title of this topic, Unraveling the Urea Cycle, a Journey into Nitrogen Metabolism. So first of all, what is urea cycle? In this pathway, in this cycle, urea synthesis is occur, and this synthesis has go through the different steps and different compartment of the cell like mitochondria and cytoplasm. Okay. यूरिया साइकिल में होता यही है कि यूरिया की सिंथेसिस होती है। तो यूरिया की सिंथेसिस क्यों होती है कि हमारे पास जब नाइट्रोजन वेस्ट आता है तो नाइट्रोजन वेस्ट की जो है इसकी एक्सक्रीशन जो है वो ज़रूरी होती है कि नाइट्रोजन जो है हमारे लिए एसेंशियल एलिमेंट भी है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन इसकी रिमूवल भी जो है ज़रूरी है क्योंकि ये जो है बॉडी में इसका जो वेस्ट है वो कॉम्प्लिकेशंस जो है पैदा करता है। तो असल में ये होता है कि हमारा जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है और यूरिया जो है हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होती है, और ये यूरिया जो है जब ये बनता है तो ये सिक्रीट होता है थ्रू यूरिन। असल में जो हमारे पास यूरिया का जो साइकिल स्टार्ट होता है वो हमारे पास स्टार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में एक दो स्टेप्स होते हैं और फिर उसके बाद जो है हमारे पास जो सिट्रुलिन बनता है, ये सिट्रुलिन जो है ये ऑर्निथीन सिट्रुलिन एंटीपोर्टर जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, वो उसकी थ्रू जो है वो पास होता है और चला जाता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में उसकी फर्दर जो है प्रोसेसिंग होती है। लेकिन हमारे पास जो यूरिया आता है ये सारे एनिमल्स और सारे ऑर्गेनिज्म में जो है सेम प्रोसेस नहीं होता। यूरिया साइकिल हमारे बॉडी में होती है, लेकिन जो हमारे पास नाइट्रोजन की वेस्ट है जैसे स्पेशली एमोनिया है, तो ये प्री एमोनिया जो है एक्वेटिक एनिमल में है एमोनिया की फॉर्म में ही सिक्रीट होती है। तो इस वजह से जो है वहाँ पर यूरिया साइकिल की ज़रूरत है ही नहीं। जबकि बर्ड जो होते हैं, बर्ड्स में होता ही है कि उसमें यूरिक एसिड फॉर्मेशन होती है कि जो फ्री एमोनिया है उस फ्री एमोनिया से जो है वो यूरिया की बजाय यूरिक एसिड बनता है, और वो यूरिक एसिड जो है वो यूरिन के थ्रू जो है सिक्रेट नहीं होता, बल्कि ये जो है जो सॉलिड वेस्ट होते हैं बर्ड के, वो सॉलिड वेस्ट में ही सिक्रेट होता है। तो यही ओवरव्यू थी यूरिया साइकिल की कि यूरिया साइकिल होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, एनिमल्स में क्यों होता है, ह्यूमन में क्यों होता है, प्लांट्स में जो है इसकी क्या प्रोसेसिंग है, उसके अलावा एक्वेटिक एनिमल्स बर्ड्स में ये इसकी क्या प्रोसेसिंग है। तो हम इंट्रो की तरफ आते हैं कि वी हैव कम टू द fascinating world of nitrogen metabolism. Get ready to unravel or unexplore the intricate pathways of the urea cycle and discover how our body handles nitrogen waste. Join us on the creative journey as we explore the key players, reactions, and regulation of this vital metabolic process. नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की जो है बेसिक्स क्या है? तो नाइट्रोजन जो मेटाबॉलिज्म है, मैंने पहले ही भी आप लोगों को बताया कि नाइट्रोजन जो है ये हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, लेकिन इसकी जो बाय प्रोडक्ट है आफ्टर मेटाबॉलिज्म वो हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। लाइक नाइट्रोजन की जो बाय प्रोडक्ट है वो एमोनिया है। तो हम स्टार्ट लेते हैं हमारी यूरिया साइकिल की। तो यूरिया साइकिल में जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें जो है हमें रिक्वायर्ड होता है नाइट्रोजन, और वो नाइट्रोजन हमें कौन देता है? वो नाइट्रोजन हमें देता है फ्री एमोनिया। ब्लड में जो फ्री एमोनिया होता है वो हमें जो है वो सेल में आ जाता है, और सेल में जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ये फ्री एमोनिया जो है ये हमें एक नाइट्रोजन जो है दे देता है एज अ स्टार्ट ऑफ फॉर द यूरिया साइकिल। और हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड आता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट आयन से आता है। तो जब उस नाइट्रोजन और उस कार्बन डाइऑक्साइड पे कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज एक्ट करता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड से और नाइट्रोजन से हमारे पास आता है कार्बोमाइल फॉस्फेट। तो इस रिएक्शन को आप लोग याद रखो। मैं एक और बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो यूरिया साइकिल है वो दो नाइट्रोजन से चलता है। तो एक नाइट्रोजन जो है वो हमें
फ्री अमोनिया प्रोवाइड करता है। तो दूसरा नाइट्रोजन में क्या प्रोवाइड करेगा, अस्पार्टेट जो है हमें दूसरा नाइट्रोजन जो है प्रोवाइड करेगा। अस्पार्टेट के पास कैसे आया, अस्पार्टेट जो है जब ट्रांसअमाइनेशन होती है तो अस्पार्टेट जो है ये एक्सेलोएसीटेट के फॉर्म में होता है। तो ग्लूटामेट जब अपना एमोनिया ग्रुप जो एमाइन ग्रुप होता है वो एमाइन ग्रुप ट्रांसअमाइनेशन के थ्रू जो है वो एक्सेलोएसीटेट को दे देता है। तो अल्फा कीटो ग्लूटामेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन जाता है, क्योंकि कीटो एसिड है। एमिनो एसिड से जब जो है एमाइन ग्रुप रिमूव होता है तो उसको हम कीटो एसिड कहते हैं। तो हमारे पास कीटो एसिड रह गए अल्फा कीटो ग्लूटारेट, और एक्सेलोएसीटेट भी कीटो एसिड है, और वो कीटो एसिड के साथ जब एमाइन ग्रुप जो है कंबाइन हुआ जो ग्लूटामेट ने दिया तो हमारे पास अस्पार्टेट रह गया। लेकिन अस्पार्टेट जो है यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं देता, 2-3 स्टेप के बाद हमें जो है नाइट्रोजन दे। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बोमाइल फास्फेट किससे बना, कार्बन डाइऑक्साइड से नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड इज कम फ्रॉम बाइकार्बोनेट आयन while nitrogen is come from ammonia. While carbamyl phosphate synthase act on the substrate and utilize one ATP and transport that ATP into ADP and form the carbamyl phosphate, the product from those two substrate. Now, ornithine is already present in this mitochondria. Where does it come from? Ornithine come from the first cycle, the previous cycle, which is occur in the cytoplasm, and at the end ornithine is formed in the cytoplasm, and that ornithine just come through the ornithine and citrulline antiporter to the mitochondria because it is required for the carbamyl phosphate. Carbamyl phosphate is not the only substrate for ornithine carbamyl transferase. Ornithine carbamyl transferase require two substrate. One is ornithine and another one is carbamyl phosphate. जब कार्बोमाइल फास्फेट और ऑर्निथीन जो है प्रेजेंट होगा तो हमारे पास ऑर्निथीन कार्बोमाइल ट्रांसफेरेज क्या करेगा, इन दोनों को यूटिलाइज करेगा और हमारे पास सिट्रोलिन बनाएगा। तो ये दो जो रिएक्शन है ये हो रहे हैं हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो इनर मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मैट्रिक्स है वहाँ पर ये प्रोसेसेस हो रहे हैं। इसके बाद जो सिट्रोलिन है, ये सिट्रोलिन ऑर्निथीन के जो एंटीफोटर है उसके थ्रू साइटोप्लाज्म में जो है ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि जो एंजाइम सिट्रोलिन को जो है मेटाबोलाइज कर रहे हैं वो एंजाइम वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट नहीं है। तो ये सिट्रोलिन जो है वहाँ से जो है ये एंटीफोटर के थ्रू जो है बाहर आ जाएगा साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में। ओके अभी ये जो सिट्रोलिन है ये सिट्रोलिन क्या करेगा, इस पर जो है एक एंजाइम एक्ट करेगा जिसको हम कहते हैं अर्जिनिन सक्सिनेट सिंथेज को हम कहते हैं अर्जिनिन सक्सिनेट सिंथेज। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को नाइट्रोजन का बताया था वो नाइट्रोजन यहाँ पर अस्पार्टेट प्रोवाइड करेगा। तो ये जो अस्पार्टेट है, अस्पार्टेट ये जो है एक नाइट्रोजन जो है प्रोवाइड करेगा सिट्रोलिन को, और अर्जिनिन सक्सिनेट सिंथेज इस सिट्रोलिन पर एक्ट करेगा और इस प्रोडक्ट को जो है इस प्रोडक्ट को कन्वर्ट करेगा अर्जिनिन सक्सिनेट। तो हमारे पास जो है अर्जिनिन सक्सिनेट जो है यहाँ पर आ गया और यहाँ पर जो है एटीपी यूटिलाइज हुआ एमपी को, यहाँ पर दो जो है फॉस्फेट यूटिलाइज हुए। हमारे पास जो अर्जिनिन सक्सिनेट है ये अर्जिनिन सक्सिनेट जो है इस पर अर्जिनिन सक्सिनेज जो है वो एक्ट करेगा और इससे बनाएगा अर्जिनिन एंड फ्यूमरेट। तो फ्यूमरेट जो है हमारे पास जो है अगर रिक्वायर्ड है तो ये क्रिप्स साइकिल में चला जाएगा, क्योंकि इसकी जो एंजाइम है वो क्रिप्स साइकिल में प्रेजेंट है। तो वहाँ पर जो है ये वापस जो है जा सकता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी जो है ये क्रिप्स साइकिल को फीड कर सकता है। अब हमारे पास जो अर्जिनिन रह गया तो इस पर एक और एंजाइम एक्ट करेगा जिसका नाम है अर्जिनेस, और इससे दोबारा बनाएगा ऑर्निथीन एंड यूरिया। सो यूरिया इज फॉर्म mostly in the liver, and that urea is transported to the kidney through the blood, and the kidney filter out that urea and excrete that urea through urination. So हमारे पास रह गया क्या, ऑर्निथीन। तो ऑर्निथीन क्या करेगा, क्योंकि ऑर्निथीन जो है एज अ स्टार्टर है कार्बोमाइल फास्फेट के लिए। कार्बोमाइल फास्फेट के पास ऑर्निथीन नहीं होगा तो एंजाइम एक्ट नहीं करेगा और ऑर्निथीन और कार्बोमाइल फास्फेट से जो है नहीं बनाएगा सिट्रोलिन। तो यहाँ पर जो ये ऑर्निथीन है ये आ जाएगा इस एंटीफोटर के थ्रू और यहाँ पर जो है वेट करेगा कार्बोमाइल फास्फेट का। तो कार्बोमाइल फास्फेट जो है कहाँ पर आएगा, कार्बोमाइल फास्फेट जो है यहाँ पर जो हमारे पास ये कार्बोमाइल फास्फेट है
जो है ये जब बनेगा ये कार्बोमाइल फास्फेट किस चीज़ से, कार्बोनेट से, बाइकार्बोनेट आयन से और फ्री एमोनिया से। तो ये कार्बोमाइल फास्फेट और अर्निथीन पर जो है अर्निथीन कार्बोमाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम एक्ट करेगा और इस अर्निथीन से दोबारा सिट्रोलिन बनेगा। तो हमारे पास जो लास्ट में जो है ये अर्निथीन, ये जो अर्निथीन है ये प्रोड्यूस होता है। तो ये अर्निथीन जो है एंटीफोटर के थ्रू वापस माइटोकॉन्ड्रिया में आता है और वेट करता है किस चीज़ का, कार्बोमाइल फास्फेट का, किस लिए, दोबारा साइकिल को रिस्टार्ट करने के लिए। तो इट इज़ ऑल अबाउट द यूरिया साइकिल. So you can ask the question in the comment box, and you can just suggest something better in the comment box as well, and you can just find out the research gaps in this urea cycle as well, and you can just hypothesize some idea in the comment box as well. So this is the regulatory mechanism of the urea cycle, that how the urea cycle is regulated. तो यूरिया साइकिल एज ए क्रूशल फॉर ओवरऑल नाइट्रोजन होम्योस्टासिस. यूरिया साइकिल अगर नहीं होता तो आपका जो नाइट्रोजन है उसकी होम्योस्टासिस डिस्टर्ब होगी और नाइट्रोजन जो है वो ब्लड में अकोमुलेट होगा और उसके फिर कॉम्प्लिकेशन भी होगी. To uncover the intricate regulatory mechanism that control the activity of key enzyme in the urea cycle, explore the impact of hormonal signals, substrate availability, and genetic disorder on the regulation of this vital metabolic pathway. तो इसको रेगुलेटरी जो मैकेनिज़्म है उसके लिए ज़रूरी है जो की एंजाइम जो यूरिया साइकिल में इन्वॉल्व है, जैसे कार्बोमाइल अर्निथीन कार्बोमाइल ट्रांसफेरेज है, कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेज है, अर्जिनीज सक्सिनेट है, अर्जिनेज है. तो ये की एंजाइम है. अगर इस एंजाइम में जो है इसमें जो है इंक्रीज़ आता है तो भी जो है होम्योस्टासिस डिस्टर्ब होगा, और अगर डिक्रीज़ आता है तो ये फिर भी होम्योस्टासिस डिस्टर्ब होगा. तो इसका जो होम्योस्टैटिक अमाउंट है इस एंजाइम का ज़रूरी है. और जो हार्मोनल सिग्नल्स होते हैं या जो सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी होती है वो भी इस के रेगुलेशन के लिए ज़रूरी है. क्योंकि अगर एंजाइम जो है आपके प्रॉपर अमाउंट में हो लेकिन अगर आपके पास बाइकार्बोनेट और फ्री एमोनिया ना हो, यही सबस्ट्रेट है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज के लिए, तो आपका जो प्रोसेस है वो स्टॉप होगा. इसके अलावा जो हार्मोनल सिग्नल है वो सिग्नल जो जनरेट करता है कि कब जो है यूरिया साइकिल जो है नेसेसरी है फॉर द बॉडी. So what will be the clinical complications or implications of the urea cycle? So if you want to explore the consequences of urea cycle disorder and their impact on human health, you can just learn about the diagnostic approaches, treatment option, and ongoing research effort aimed at better understanding and managing these rare genetic conditions. तो इसके जो क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस है वो हो सकते हैं, ज़्यादातर जो है जेनेटिक जो कंडीशन है उससे हो सकते हैं, और फिर हम जो है डायग्नोसिस अप्रोच और ट्रीटमेंट के थ्रू उसको जो है हम जो है सॉल्व कर सकते हैं. और मोर एंड मोर रिसर्च इज गोइंग ऑन दिस complicated and intricate pathway of the urea cycle. Okay, conclusion. So congratulations completing this creative journey into the world of nitrogen metabolism and urea cycle, because this is all the pathway are complex, but the urea cycle is more complex as it give us the detailed understanding of the complications and the key homeostasis of our body. So thank you for listening, and now you can ask any question related to this urea cycle in the comment box. Thank you for listening. Allah Hafiz.